नमस्कार, आप देख रहे हैं टैक्स गुरु। मैं हूं प्रियंका संभव। टैक्स कैसे बचे और इसे बचाने में कोई गलती ना हो, ये हम सभी की उधेड़-बुन रहती है। आपके इसी टेंशन को कम करने के लिए हमारे टैक्स एक्सपर्ट्स टैक्स के हर पहलू को बहुत ही बारीकी से आपको समझाते हैं ताकि आपसे कोई गलती ना हो। देश के चुनिंदा टैक्स एक्सपर्ट्स हमारे साथ होते हैं टैक्स गुरु में टैक्स कैलकुलेशन से लेकर टैक्स के कठिन नियमों को आसान बनाने के लिए। और आज उसमें मेरा साथ देने वाली हैं cleartax.in की चीफ एडिटर प्रीति खुराना। वेलकम टू द शो प्रीति। बहुत सारे हमारे पास सवाल हैं प्रीति के लिए, लेकिन प्रीति से बातचीत को आगे बढ़ाएं उससे पहले बताते हैं आज किन टॉपिक्स पर हम फोकस करने वाले हैं। अगर पेरेंट और बच्चा दोनों मिलकर लेते हैं कि एजुकेशन लोन, तो टैक्स की छूट का फायदा कौन क्लेम कर पाएगा? क्या होम लोन के टॉप अप पर भी आपको मिलती है टैक्स छूट? और विरासत में मिली प्रॉपर्टी पर कैसे जोड़ा जाए कैपिटल गेन? तो इन टॉपिक्स पर हमारा खास फोकस रहने वाला है और शुरुआत करेंगे एजुकेशन लोन से। एजुकेशन लोन से जुड़े प्रीति जी बहुत सवाल आते हैं हमारे पास, जहां पे ये हम देखते हैं अमूमन पेरेंट कहते हैं हमने लोन लिया, अब बच्चे की नौकरी लग गई है तो अब वो अपना लोन खुद चुकाएगा। इस सिचुएशन में किसे फायदा मिलेगा? बिल्कुल, तो एजुकेशन लोन पर जो इंटरेस्ट पे किया जाता है उसका डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 80E। तो इसमें जितना आपने इंटरेस्ट पे आउट किया है सालाना उसका आप डिडक्शन ले सकते हैं, बट प्रिंसिपल पोर्शन का कोई डिडक्शन नहीं मिलता है। तो जब भी ये लोन लिया जाता है प्रेफरेबल यही रहता है कि को बोरोवर्स हों। तो पेरेंट और जो बच्चा है अगर वो को बोरोवर्स हैं तो थोड़ा डिडक्शन क्लेम करना इजी हो जाता है। जब तक जो है पेरेंट इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो उनकी रिटर्न में डिडक्शन होगा। जैसे ही बच्चा जो है खुद पे करने लगता है इंटरेस्ट को तो वो भी अपनी रिटर्न में इसका डिडक्शन ले सकता है, बट टोटल डिडक्शन जो है वो 8 साल के बियॉन्ड नहीं मिलता है। तो 8 ईयर्स तक सीमित है, बट कोई मॉनेटरी लिमिट नहीं है कि खाली इतने पैसे तक मिलेगा। जितना भी इंटरेस्ट रीपे हुआ वो सारा ही आप क्लेम कर सकते हैं। तो क्या दोनों स्प्लिट भी कर सकते हैं इसे? अगर मान लीजिए नौकरी लग गई है उस बच्चे की जिसके लिए ये एजुकेशन लोन लिया गया था, वो एडल्ट है, उसकी नौकरी लग गई है, तो क्या पेरेंट और बेटा या बेटी जो भी है वो क्या स्प्लिट भी कर सकते हैं इंटरेस्ट के इस फायदे को, या एक ही क्लेम कर सकता है? बिल्कुल प्रियंका, स्प्लिट भी कर सकते हैं। तो जितना आपने रीपे किया है, अगर जैसे फादर हैं या मदर हैं उन्होंने जितना पोर्शन इंटरेस्ट का पे किया वो उनकी रिटर्न में, और जितना बच्चे ने पे किया वो बच्चे की रिटर्न में। ओके, तो 80E के जरिए आपको फायदा मिलेगा। इंटरेस्ट पर ऐसे कोई ऐसे ऊपर की अपर लिमिट नहीं है, और पेरेंट और वो जो एडल्ट बच्चा है दोनों इसे शेयर भी कर सकते हैं। अब सवालों का रुख करते हैं। ग्वालियर से सत्य प्रकाश पटवा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नमस्ते सत्य प्रकाश जी, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। कैसे मदद करें आपकी? मेरे साथ आज cleartax.in की प्रीति जुड़ी हुई है आपके सवालों का जवाब देने के लिए। थैंक यू मैडम। मैं ये जानना चाह रहा था कि मैं अभी लगभग 80,000 रुपीज का टैक्स पे कर रहा हूँ। ठीक है। और मैं चाह रहा था कि 80C में मैंने अभी हाउसिंग लोन लिया हुआ है तो 1 लाख रुपीज उसमें रीपेमेंट जाता है मेरा, प्लस 80C के मैंने सारा जो 1.5 लाख रुपए का स्लैब है वो कंप्लीट कर चुका हूँ। तो अपार्ट फ्रॉम 80C अभी मैं किस और हेड्स में अपना टैक्स बचा सकता हूँ? और एजुकेशन लोन भी ले नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी मुझे 10 साल हो गए एजुकेशन लिए हुए और पेरेंट्स को भी नहीं दिलवा सकता हूँ। तो अभी इसके अलावा कौन से हेड्स हैं जिसमें मैं अपना टैक्स बचा सकता हूँ? देखिए, एक तरीका ये है कि आप NPS में निवेश करें तो 80 CCD 1B में आपको 50,000 तक की एडिशनल डिडक्शन मिल सकती है। ये 80C के बियॉन्ड है तो 50,000 आप वहाँ पर बचा सकते हैं। वो मैक्सिमम लिमिट है, आप जितना इन्वेस्ट करना चाहें, जो भी मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट होता है साल में वो कर दें और उसकी डिडक्शन ले लें। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम लेंगे तो सेक्शन 80D में उसका बेनिफिट मिलेगा, वो भी 25,000 तक है फॉर सेल्फ, स्पाउस एंड चिल्ड्रन, वो ले सकते हैं। अगर पेरेंट्स हैं उनको भी इंश्योर कर सकते हैं, और अगर उनके खर्चे हैं मेडिकल एक्सपेंसेस और वो इंश्योर्ड नहीं हैं तो भी उनके खर्चों को 80D में क्लेम किया जा सकता है। बाकी रही अगर आपकी कोई इंटरेस्ट इनकम है तो सेक्शन 80 TTA में जाइए, वहाँ पर मैक्सिमम 10,000 की डिडक्शन मिलेगी। तो ये सब एवेन्यूज़ हैं। अगर HRA आपको मिलता है तो आप रेंट क्लेम कर सकते हैं। अगर रेंटेड प्रेमिसेस पे रह रहे हैं तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है अपने HRA पर एग्जेम्पशन क्लेम करने का। तो ये कुछ मोस्ट पॉपुलर और यूज्ड तरीके हैं टैक्स बचाने के लिए। और अब मोहाली से जसबीर सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नमस्ते सिंह साहब, कैसे मदद करें आपकी? नमस्ते मैडम, थैंक यू वेरी मच। मैडम मेरे 2 सवाल हैं छोटे छोटे। एक, मैंने पिछले फाइनेंशियल ईयर में एक कार खरीदी थी जिसमें एजेंसी ने
11,236 रुपए मेरा TCS काटा था। ठीक है। जब मैंने टैक्स रिटर्न फाइल किया तो उन्होंने मेरे को ये रिफंड नहीं दिया। अच्छा। उसके बाद मेरा एक सवाल और था कि मेरा कुछ टैक्स फ्री इनकम है जो मेरे पे ऑफिसर ने लेट एडजस्ट किया। विद इफेक्ट क्या हुआ कि 26AS में मेरा 2 लाख रुपए ज्यादा दिखा दिए, मेरे फॉर्म 16 जो मेरे को इश्यू हुआ वो 2 लाख रुपए कम दिखाए गए। अच्छा। और जब मैंने रिवाइज रिटर्न फाइल किया और इनकम टैक्स ऑफिस से बात किया, कहते हैं हम 26AS की इनकम मानेंगे, फॉर्म 16 की इनकम नहीं मानेंगे। सैलरी इनकम आप कह रहे हैं, फॉर्म 26AS की सैलरी इनकम। TCS के बारे में कहते हैं कि हमने जो एडजस्ट करना था कर दिया, इसका और कुछ नहीं कर सकते। तो आपकी रिटर्न जो है प्रोसेस हो चुकी है, ले सकता हूँ, और जो फॉर्म 16 और AS 26 का डिफरेंस को कैसे उसका रिफंड ले सकता हूँ। तो आपकी जो है रिटर्न प्रोसेस हो चुकी है क्या? मैंने पहले रिटर्न ओरिजिनल फाइल करी थी, उसमें उन्होंने TCS नहीं दिया। हाँ जी। और जो रिवाइज किया अभी तक प्रोसेस नहीं हुई है। अच्छा, ठीक है। तो आपने रिवाइज करी तो अभी रिटर्न आपकी जो है प्रोसेस नहीं हुई है। तो देखिए क्या होता है कि या तो आपने लेट फाइल करी है, यानी कि 31 अगस्त 2018 लास्ट डेट थी, तो जो लास्ट में रिटर्न्स फाइल होती हैं उनकी प्रोसेस में थोड़ा सा डिले रहता है। और ये भी मेक श्योर करिए कि आप वेरीफाई कर चुके हैं, क्योंकि उसके बिना प्रोसेसिंग वैसे भी शुरू नहीं होती है। अब आपको ये देखना है कि आपका जो मिसमैच है वो क्यों है। तो TCS आपने पे करा है, आपसे लिया गया है और जमा किया गया है, तो ये फॉर्म 26AS में ज़रूर दिखेगा। और जो भी फॉर्म 26AS में टैक्स आ रहा है उसका क्रेडिट आपको आपकी रिटर्न में ज़रूर मिलेगा। अगर आपकी सैलरी इनकम मैच नहीं कर रही है बिटवीन फॉर्म 16 और फॉर्म 26AS, तो इसमें बिल्कुल परेशानी की बात नहीं है। यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई कि ये जो डिफरेंस है ये क्यों आ रहा है, किस वजह से ये 2 नंबर जो है मैच नहीं है। अगर आपकी रिटर्न प्रोसेस होती है और उसके बाद कोई सवाल आता है या उसमें कोई क्वेश्चन आता है, तो आप बिल्कुल उसको रिस्पॉन्ड करिए, ऑनलाइन जवाब दीजिए और डेफिनेटली आपका जो रिफंड क्लेम है आपको मिलेगा। अगला सवाल अशोक मतानी जी का है और ये एक सरकारी कर्मचारी हैं। इन्होंने मार्च 2012 में 43 लाख रुपए का एक फ्लैट खरीदा था, जिसे अगस्त 2018 में इन्होंने 61 लाख रुपए में बेच दिया है। फिर जून 2017 में इन्होंने 66 लाख में एक फ्लैट बुक किया। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है ये फ्लैट और इसका पोजेशन इन्हें दिसंबर 2019 में इस साल मिलेगा, इस साल के आखिरी में मिलेगा। इसके अलावा इनके नाम पर कोई और घर या फ्लैट नहीं है। तो समझना चाहते हैं ये कि अब टैक्स की देनदारी और कैपिटल गेन, इन सबको कैसे अशोक जी कैलकुलेट करें? बिल्कुल, तो जो आपकी कॉस्ट प्राइस है पहले तो उसे इंडेक्स करना होगा, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म गेन है, आपने 2 साल के बाद बेची है, तो जितना भी आपका कॉस्ट था उसको इंडेक्स कर लीजिए। इंडेक्सेशन के लिए आपको कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स चाहिए, उसको जो कॉस्ट प्राइस है उसको मल्टीप्लाई करिए CII ऑफ द ईयर ऑफ सेल और डिवाइड करिए बाय CII ऑफ द ईयर ऑफ परचेज, तो आपको इंडेक्स कॉस्ट मिल जाएगा। इसको आप रिड्यूस करिए सेल प्राइस में से और जो नेट अमाउंट आएगा वो आपका कैपिटल गेन या लॉस होगा। और मुझे लग रहा है जिस तरह की आप नंबर्स बता रहे हैं, जो ईयर्स आप बता रहे हैं, कैपिटल लॉस भी हो सकता है। तो अगर जो कैपिटल लॉस है उसको ज़रूर रिटर्न में रिपोर्ट करिए, और अगर कोई और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है किसी भी और एसेट से, तो उससे जो है इस लॉस को आप नेट ऑफ कर सकते हैं। बैलेंस पर ही आप टैक्स भरेंगे, और अगर नेट ऑफ नहीं होता है तो भी रिटर्न में ज़रूर भरिए, क्योंकि ये कैरी फॉरवर्ड हो सकता है 8 सालों तक, और आने वाले 8 सालों में आप इसको नॉक ऑफ कर सकते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से। अच्छा, ये CII कहाँ से इनको पता चलेगा, कैसे निकाल सकते, किस वेबसाइट से इन्हें मदद मिलेगी? देखिए, ये ईजिली अवेलेबल है, सिंपल गूगल सर्च करेंगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर भी है, और जहाँ भी आपको दिखेगा बहुत इजीली ईयर बाय ईयर जो है ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है अशोक जी, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स आपको ये निकालना है, इससे ही आपको मदद मिलेगी, और पूरा कैलकुलेशन जो है इसका आधार यही होगा, इसका ख्याल रखिएगा। हरियाणा के रोहतक से रमेश कोचर से अब बात करेंगे। नमस्ते रमेश जी, बताइए कैसे मदद करें आपकी? नमस्कार प्रियंका जी, एम प्रीति मैम। नमस्ते। सबसे पहले तो मैं टैक्स गुरु प्रोग्राम के लिए समाज CNBC आवाज टीम को बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, और स्पेशली प्रियंका जी आपको, जो कि इस प्रोग्राम के बहुत अच्छे से होस्ट करती है। थैंक यू सर, थैंक यू। और आप सहमत हो इनकी बात से? थैंक यू प्रीति, आपका भी। अब बताइए अपना सवाल। प्रीति है, हम जो काम करते हैं जिसमें हम अच्छे हैं, आपकी मदद करेंगे।
मैम मैं एक रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और पेंशनर हूँ। ठीक है। मेरा क्वेश्चन, मैं एक रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और पेंशनर हूँ। हाँ जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में जो ₹40,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन का प्रावधान किया गया है, जी हाँ, क्या वह केवल वर्किंग एम्प्लॉयज के लिए है या हम पेंशनर भी स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ ले सकते हैं? ठीक है। तो ये जो स्टैंडर्ड डिडक्शन अनाउंस हुई है ₹40,000 की, ये है इनकम फ्रॉम द हेड सैलरीज। तो जैसे रिटर्न में 5 इनकम हेड्स होते हैं, उनमें से एक होता है इनकम फ्रॉम सैलरी। तो जो भी पेंशनर्स हैं जिनको पेंशन मिलती है, वो इनकम भी इनकम अंडर द हेड सैलरीज रिपोर्ट होती है। तो डेफिनेटली आपकी जो भी टोटल सैलरी इनकम निकलेगी जिसमें पेंशन इंक्लूडेड है, उस पर आपको 40,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, तो यानी आपको रमेश जी बिल्कुल ये स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा मिलेगा। बिल्कुल सही समझ रहे हैं, आपको भी इसका फायदा मिलने वाला है। और प्रीति, ऐसी सुगबुगाहट आ रही है कि अब अंतरिम बजट में हम देखेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या बढ़ाते हुए नजर आएंगे, ये खबर मिल सकती है? मुश्किल लग रहा है, पिछले साल ही छेड़ा है तो इस साल तो लग रहा है कि नहीं बढ़ाने वाले हैं। चलिए, तो प्रीति कह रही है नहीं बढ़ने वाला है, तो 40,000 का फ्लैट फायदा तो मिलेगा। अब बढ़ेगा या नहीं, अंतरिम बजट का इंतजार करेंगे। विनोद सिंह जी के सवाल को हम शामिल करेंगे। विनोद जी जो है सेना से रिटायर हुए हैं, हर साल एक हेल्थ सर्विस स्कीम ECHS में 12,000 रुपए का ये भुगतान करते हैं। पूछ रहे हैं क्या इस राशि को इनकम टैक्स रिटर्न में क्लेम कर सकते हैं? क्या विनोद जी को ATD के तहत इस पर छूट मिल पाएगी क्या? बिल्कुल मिलेगी प्रियंका। अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने नोटिफिकेशन निकाली है कि जो भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एक्स सर्विसमैन टू ECHS, वो एलिजिबल होगी अंडर सेक्शन 80D। बट ये एप्लीकेबल जो है अगले फाइनेंशियल ईयर से है। तो जो फाइनेंशियल ईयर 1920 है उसमें 80D के अंडर आप इस अमाउंट को क्लेम कर पाएंगे। और इसी के साथ शो खत्म करने का वक्त हो रहा है, लेकिन शो खत्म करते करते आपके लिए एक अच्छी खबर दे देते हैं। प्रीति, इस बार ये अच्छी खबर आई है कि टैक्स रिटर्न जो है अब बहुत जल्दी प्रोसेस होने वाला है। और इस पर आप क्या सोचती है, क्या ऐसा हो जाएगा तो एक तो रिटर्न और रिफंड की चिंता दूर करने की तैयारी में सरकार? देखिए, बिल्कुल रिफंड्स तो पहले ही उन्होंने काफ़ी स्पीड अप कर दिए थे, और जो नए प्रोजेक्ट की आप बात कर रहे हैं वो 2020 से एप्लीकेबल होगा। तो अभी बहुत सारा काम चलेगा इस पे। कह रहे हैं कि स्मॉल टैक्स पेयर की मदद के लिए प्री फिल्ड इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म मिलेंगे। तो इससे डेफिनेटली जो परेशानी है वो थोड़ी कम होनी चाहिए। अगर ऑटोमेटिकली आपके कुछ फिगर्स पॉपुलेट हो रहे हैं तो डेफिनेटली टैक्स पेयर्स के लिए बहुत आराम होने वाला है। बट जैसे कि हमने आज एक क्वेश्चन लिया था कि फॉर्म 16 और फॉर्म 26 AS की सैलरी इनकम उनकी मैच नहीं है, तो अगर वो फॉर्म 26 AS से सैलरी उठाएंगे तो ये बहुत ध्यान रखना होगा कि ये मैचिंग है या नहीं है, तो परेशानी ना बढ़े, यही मैं होप करूंगी। तो चलिए, प्रीति आपको आगाह भी कर रही है कि किस चीज के लिए आपको तैयार रहना होगा, या फिर कौन सी वो चीजें हैं जो इस सिस्टम को ध्यान में रखनी होंगी, और इसके लिए उन्हें टैक्स गुरु देखना होगा। तो अब तक 63 दिन में रिटर्न आपका प्रोसेस होता है, लेकिन अगर ये प्री फिल्ड फॉर्म्स आ जाएंगे तो ऐसा दावा किया जा रहा है कि आपका रिटर्न प्रोसेस के दिन बहुत कम हो जाएंगे। एक दिन में आपका रिटर्न प्रोसेस हो जाएगा। चलिए, हमें भी उम्मीद है कि ऐसा ही हो। और इसी के साथ प्रीति, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। टैक्स गुरु में हम लेंगे इजाजत। आप हमें अपने सवाल भेज सकते हैं tax@moneycontrol.com पर। बस सवाल के साथ अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना बिल्कुल ना भूलें। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर रहेंगे आपकी टैक्स की उलझन दूर करने के लिए। नमस्कार।